भाई हम लोगों ने डी ब्लॉक में फिज़िकल प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, है ना। एक बार आपको रिवाइज़ करवा देते हैं। हमने बोला था कि जो डी ब्लॉक है उसमें जितने मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं। मेटल होता है तो कंडक्टिविटी भी शो करता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी। तो अगर मेटल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, वो कैसा होगा, डक्टाइल होगा, कैसा होगा, मेलिएबल होगा, और कैसा होगा, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद कहा तो सबको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। किस किस को छोड़ के बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सबको क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल। इसके बाद ये बात हो गई थी कि जो मरकरी होता है वो कैसा होता है बेटा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई। अब बेटा हम लोग शेप पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना है, स्कूल का पेपर अभी आने तो डी ब्लॉक का, वो लोग हम 100% क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखना तुम, ठीक है। तुम अब जब कॉपी में आज लिखोगे तो उस पर स्टार बना लेना, और जब पेपर होगा तो देखना अगर 20 बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं 5 स्कूलों में से कम 3 या 4 स्कूल में वो पूछेंगे व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया। तो उस क्वेश्चन के लड़ाई लेने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगले 15-20 मिनट जो भी आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना। एक बार पीपीटी में देख लेंगे बाद में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, एक बार हम अपने तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ नई चीज़ मिलेगी तो ऐड कर देंगे, वरना हमें जितना है हमारे लिए इतना काफ़ी है। देख बेटा, 2-3 बातें आप लोगों को पहले से ही पता है। जब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एटॉमिक साइज़ की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एटॉमिक साइज़ की, तो आपको 2-3 बातें पता है। आप मुझे बताते जाना बस कि अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज़ वाले केस में जब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो मुझे आप लोग ये बताओ कि जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो क्या होता था साइज़ का, क्या होता था बेटा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ का क्या होता था, डिक्रीज़ होता था। क्या होता था बेटा, डिक्रीज। तो मैं कह रहा हूँ जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ क्या होता है बेटा, डिक्रीज़। क्या होता है बेटा, डिक्रीज़। और जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ क्या होता है बेटा, इंक्रीज़। क्या होता है बेटा, इंक्रीज़। आपको पता है ना, पहले पीरियड में 1 शेल होगा, दूसरे पीरियड में 2 शेल होगा, तीसरे पीरियड में 3 शेल होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ इंक्रीज़ होता है, बट लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। एक बार फिर भी आपको हल्का हल्का मैंने ऊपर से बता दिया। देखो इधर ध्यान से देखो। इसके बाद अगर साइज़ वाला कॉन्सेप्ट लेफ़्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप वाला क्लियर है तो अब मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक में लेके चलूँगा। डी ब्लॉक में मैंने आपको पहले दिन ही बोला था साइज़ का जो फंडा है वो नॉर्मल नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा ये चीज़ अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी कि क्या दिक्कत है, पर हम लोग पहले अपना बेसिकली पढ़ते हैं। देखो इधर जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो देखना क्या हो रहा होता है। जैसे मान ले बेटा ये स्कैंडियम है, Ti है, V है, तो बेटा जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। और एक एक करके इसका 21 है, इसका कितना हो जाएगा 22, इसका कितना हो जाएगा 23। और आपको एक चीज़ पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, अगर चार्ज हो जाता है तो क्या बदल जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिर भी सेम रहता है अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आए तो। इतना क्लियर है। अब देखो हम स्कैंडियम से Ti पे गए, वेनेडियम पे गए, तो जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का ये मतलब है कि ये स्कैंडियम है, अगर इसके न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन थे तो इसके अलग अलग शेल में 21 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जब अगले पे मैं गया, V पे गया वेनेडियम पे, तो अगर मैं कह रहा हूँ इसके न्यूक्लियस में अगर 22 प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन बेटा 22, तो 22 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, फिर इसमें क्या होगा 4s, और इसी में क्या रहा होगा 3d। क्या रहा होगा बेटा 3d। सही है ना, पहला शेल है तो इसमें केवल क्या आता होगा 1s। इसमें क्या आ सकता है बेटा बता,
इसमें क्या आ सकता है, बोलो इसमें क्या आ सकता है, 2s और 2p। थर्ड सेल में कौन कौन आएगा, 3s 3p और 3d। अगले वाले में कौन आएगा, केवल 4s। तो जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, सही है, इतना क्लियर है, इतना समझ गए। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जब साइज़ क्या होता है, कम, तो यहाँ पे भी कम होना चाहिए था। अरे यहाँ पे भी आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज़ क्या होना चाहिए था, कम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करना, यहीं पे नहीं, एफ ब्लॉक हो, क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल हो, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। फंडा ये था बेटा कि देख, अगर कभी भी सेंटर में हमारे पास है प्रोटॉन, कौन है बेटा, प्रोटॉन, सेंटर में कौन है बेटा, प्रोटॉन। सेंटर में अगर हमारे पास प्रोटॉन है, सेंटर में प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो कि अगर कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, k q1q2/r²। तो यहाँ पे देख बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या, k q1q2/r²। सही है, अरे सही है ना। न्यूक्लियस मतलब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो बेटा दो फोर्स लगते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, 11th क्लास वाला ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखो जो फोर्स नेट लग रहा होगा, देखना ध्यान से बेटा, मैं कह रहा हूँ इधर देखो, मैं कह रहा हूँ इसमें बाहर भी शेल है, अंदर भी शेल है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, मान लो ऐसा, ठीक है, आप ध्यान से समझना। तो बेटा अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो एक तो ये इसको खींच रहा है प्रोटॉन यहाँ से, अरे सही है, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे बाहर की तरफ, अरे रिपेल कर रहे होंगे ना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इतना तो पता ही होगा भाई, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। तो इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा एक तो अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन पड़े हुए हैं, और एक क्या लग रहा है बेटा, रिपल्शन, क्या लग रहा है बेटा, रिपल्शन। तो ये क्लियर है, दो शब्द आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स नेट लगता है, फोर्स नेट इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, एक तो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लग रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक लग रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, उसको हम लोग डिनोट करते थे सिग्मा से, अगर आप लोग को याद हो तो। अरे याद है कि नहीं है, इसे और क्या कहते थे हम लोग, बता सकते हो, कोई बच्चा बता सकते हैं इसे और क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। ये सिग्मा कितना रिपल्शन लग रहा है। तो अब देखो जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो पहले क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट में साइज़ क्यों घट रहा है, ये चीज़ समझना। ये चीज़ आपको इतना समझ आ गया। अरे जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नेट लग रहा है, वो एक तो लग रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक क्या लग रहा होगा, रिपल्शन। इतना क्लियर है ना, नेट फोर्स इसमें दो लग रहा होगा, एक अट्रैक्शन वाला और एक रिपल्शन वाला। इतनी चीज़ क्लियर है। अब साइज़ बढ़ना और घटना आप बताना जरा। देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये शेल अंदर की तरफ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा। अरे क्या हो जाएगा, छोटा। पर अगर रिपल्शन ज़्यादा हो रहा हो, रिपल्शन ज़्यादा हो रहा हो, तो बाहर की तरफ जाएगा, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें दो पॉइंट आने चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं भी डोमिनेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कहीं भी डोमिनेट कर रहा है, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा बेटा, छोटा। और अगर कहीं भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, तो साइज़ क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा। अरे इतना क्लियर है। तो इस बेसिस पे हम लोग साइज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, जैसे जब हम लोग देखेंगे ना स्कैंडियम, जब हम लोग ये देखेंगे बेटा, तो इसमें क्या रहा होगा, आपको सबका कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसमें कितना आएगा, D1, इसमें कितना आएगा, D2, इसमें D3, वैसे तो इसमें क्या है, D5, और इसमें भी कितना है, D5। अब इसमें कितना हो जाता था, D6, इसमें कितना हो जाता है, D7, इसमें कितना हो जाता है, D8, इसमें कितना हो जाता है, D9, इसमें कितना हो जाता है, D10। देखना बेटा, इसमें देखना बेटा, आप लोग एक बहुत छोटी सी बात है, अभी 9 ही आप लिख के समझो इसे, ठीक है। एक छोटी सी बात है आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। सबकी दिमाग और
आंखें यहीं पे होनी चाहिए, उन्हें समझ नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो फिर तुम साइज़ वाला क्वेश्चन पक्का नहीं कर पाओगे पेपर में, गारंटी है इस बात की। क्योंकि अगर तुम्हें आज नहीं आया तो अब तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप खुद नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से क्या हो रहा है कि डी ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, मान लो 4 है, 5 है। तो यहाँ तक बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड। अरे भाई कैसे हैं? अनपेयर्ड। क्या है भाई? अनपेयर्ड। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट, साइज़ जो है वो क्या होता है? डिक्रीज़। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे यहाँ तक साइज़ क्या हो रहा होता है? डिक्रीज़। क्या हो रहा था बेटा? डिक्रीज। जैसे D6 पे जाते हैं, जैसे D6 पे जाते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो पहली बार क्या स्टार्ट हो गया बेटा? क्या स्टार्ट हो गया? पेयरिंग। तो बेटा ये करेगा रिपल्शन। क्या करेंगे बेटा? रिपल्शन। तो यहाँ पे होगा रिपल्शन। क्या होगा बेटा? रिपल्शन। तो साइज क्या होगा? पहले डिक्रीज हो रहा था, अब लगभग बराबर होने लगेगा। क्या होने लगेगा बेटा? बराबर। यहाँ तक आप लोग मान लो कि साइज लगभग क्या हो जाएगा? बराबर, ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन। यहाँ आते आते सारे के सारे लगभग पेयर हो गए। अरे इसमें भी आपने बोला ना 10 है, इसमें भी कितना है? 10। तो इन दोनों में तो पूरी पेयरिंग हो गई, पूरा घर भर चुका है, पांचों के पांचों डब्बे 2-2 इलेक्ट्रॉन से भरे हैं। तो इतनी जबरदस्त रिपल्शन होगी कि इसका साइज ही इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज। जो पहले दिन से नहीं बोल रहा, लेफ्ट टू राइट जाने में थोड़ी देर साइज कम हो रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा? बराबर, और फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। तो ये फंडा है। अरे भाई घर में पहले मान लो शुरू में तो नॉर्मल चल रहा था, हम 5 भाई थे, 5 भाइयों को अलग अलग कमरा मिला पड़ा था, सब मस्त रह रहे थे। फिर क्या हुआ? एक आधा रिश्तेदार आना चालू हुए, तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, एक एक रूम में सेटल करना चालू किया। ठीक, रिश्तेदार भी आपको पता है 2-4 दिन ही अच्छे लगते हैं ना, उसके बाद तो ये मन में आता है 501 रुपये दे और निकले। अरे एक तो होता है कि भाई पाँव छुओ और निकालो इसको 501 रुपये दे के। तो फिर क्या हुआ, और 1-2 इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पे कपलिंग होना स्टार्ट हुआ, मतलब एक ही रूम में अब रिश्तेदार आना भी चालू हो गए, तो रिपल्शन चालू हो गया। फिर करते करते बेटा सारे के सारे जब रूम भरने लग गए, तो उसी में 1-2 भाई ऐसे भी तो होते हैं बदमाश की, बोलते हैं कि भाई हमें किसी को रखना ही नहीं अपने कमरे में। तो ये 2 भाई थे कि भाई मैक्सिमम एक्सटेंड पे अब सारे हमने कमरे भर दिए, लास्ट के बस लास्ट वाला डब्बा रह गया था। जैसे उसमें पेयरिंग करानी स्टार्ट की, रिपल्शन इतना ज़्यादा हुआ कि साइज़ क्या हो गया? इंक्रीज। ये चीज़ आप ऐसे भी तो बता सकते हो, हमने पढ़ा था फोर्स नेट इज इक्वल टू फोर्स अट्रैक्टिव माइनस सिग्मा। आगे जैसे जैसे जा रहे हैं, जब पेयरिंग हो रही है तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे रिपल्सिव फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर रिपल्सिव फोर्स ये बढ़ रहा है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, तो फोर्स नेट क्या हो जाएगा? कम। अरे फोर्स नेट क्या हो जाएगा? कम। और फोर्स नेट अगर प्रोटॉन का न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से दूर जा सकते हैं ना, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। भाई अगर नहीं आया तो 3 शब्द पकड़ना जरा। देखो, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज होना डिक्रीज चाहिए था, यही होना चाहिए था। बट जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले तो बेटा डिक्रीज हो रहा है, बट जैसे पेयरिंग स्टार्ट हुई है तो साइज़ अब डिक्रीज की जगह हल्का सा बढ़ा, पर हम लोग कह रहे हैं लगभग सब के बराबर आ रहे हैं। क्या रहे बेटा? बराबर। होना डिक्रीज चाहिए था, पर अब कैसा आ गया बेटा? बराबर। जैसे मान ले ये जो हमने लिस्ट लिखी, ये हमने जो लिस्ट लिखी, मान ले इसका साइज डिक्रीज हो रहा था, ये 200 था, 190 हुआ, ये 180 हुआ, ये 170 हुआ, ये 160 हुआ। अभी जो अगला वाला डिक्रीज तो ये भी हुआ, पर देखिए कितना हुआ? 159, ये भी है 159, ये मान ले 158.5। तो हम लोग कह रहे हैं लगभग क्या आ गया बेटा? बराबर। क्या आ गया बेटा? बराबर। अब जब आगे गए तो उल्टा ये बढ़ने लगा, 162, यहाँ 60 था तो कितना आ गया? 62, 65। तो ये वाली बात हो रही है। क्लियर है? एक छोटा सा इमेज बन गया, समझ आ गया? सिग्मा समझ आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया, साइज क्यों पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ समझ आ गई आपको? इससे ग्राफ बने हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है? इसको रिटर्न वर्क में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, तो कई तरीक़ों से लिख रखा है एनसीईआरटी ने। इस तरीके से ग्राफ बना रखे हैं एनसीईआरटी ने कि अगर आप साइज़ का पढ़ोगे तो पहले साइज़ डिक्रीज हो रहा है, फिर लगभग कांस्टेंट हो रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ये साइज़ का एनसीईआरटी ने बता रखा है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर है? अरे पॉइंट क्लियर है ना, कि जब आप एटॉमिक नंबर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले साइज़
घट रहा है, फिर बराबर हो रहा है और फिर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर है, इतना समझ आ गया। एक बार पीपीटी में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ अगर नया मिलता है तो आपको बताएंगे, ठीक है। चलो देख बेटा, इधर देखो ध्यान से, जो एटॉमिक साइज होता है, रेडियस होता है, ये बात आपको पता है, रेडियस तो पता है ना। अरे न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेडियस। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस। अरे न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट पॉइंट तक जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। इसके बाद देखो, जो अगर आप लोग एक ही पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो शेल नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट। अरे शेल तो उतना ही रहेगा ना, पर डाउन द ग्रुप जाने पे शेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज। तो यही सब कुछ बातें लिख रखी है, इसमें भी सर ने शायद कॉन्सेप्ट बताया होगा। देखो ये समझ गए, एक क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट, जो आपने मेरे को बताया था 11th क्लास में, मैंने आपको ये पढ़ाया था, है ना। तो अगर आपको ये बताओ, मुझे अगर ये बताओ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से, तो उसका साइज क्या होगा, कम। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है अट्रैक्शन से, तो उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा। तो वही कुछ ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि रिपल्सिव फोर्स जो है, अच्छा रिपल्शन कब ज़्यादा होगा, खुद बताना जरा। अभी आप देख के भी आ रहे हो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वही लिखा है कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अरे सही है कि गलत है। चलो इसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ समझ गए, जेड इफेक्टिव। अरे वही है यार, फोर्स नेट इज इक्वल टू फोर्स अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव। उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, 11th क्लास में भी तो पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव मतलब नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है, और ये जेड क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सिग्मा क्या है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अरे क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गया। सिग्मा समझ गए, सिग्मा क्या होता है बेटा, शील्डिंग। अब देखना बेटा, मुझे एक शब्द आप लोग बताओ, अगर शील्डिंग आई गया तो मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ शील्डिंग वाला पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आप 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, देखना, बताना मेरे को आप लोग, ठीक है बेटा, बताना मेरे को ज़रा। शील्डिंग इफेक्ट में, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ गए भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है, देखो पहले समझ लो एक बार। शील्डिंग इफेक्ट का ये मतलब है कि अगर बेटा ये देख, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये भरे पड़े, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो क्या भरा होगा बेटा, प्रोटॉन। क्या भरा होगा, प्रोटॉन। और एक बाहर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, एक क्या पड़े होंगे बेटा, बाहर इलेक्ट्रॉन। मान ली ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ 11th क्लास वाला, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा अंदर की तरफ इन प्रोटॉन्स का, बट ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बेटा, ये इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड, अरे कवरिंग कर रहे हैं, ढक रहे हैं, ताकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। क्या कर रहे हैं बेटा, इसे शील्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। तो पेपर में कभी कभी ये पूछा जाता है, कभी कभी ये तो नीट का सवाल भी, आपको पता है नीट में भी ये सवाल आ चुका है एक बार, तो डायरेक्ट सिर्फ सवाल ही था ये कि बताओ ऑर्डर क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है। पहले मुझे आप एक शब्द बताओ, पहले मुझे ये शब्द बताना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि जो एस है, एस, एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ, एस पी डी एफ। साइज किसका ज़्यादा है बेटा, साइज किसका ज़्यादा होता है, एफ का, उसके बाद डी का, उसके बाद पी का, उसके बाद एस का। ये मैंने 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया था। साइज किसका ज़्यादा है बेटा, एस का, पी का, डी का और एफ का। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे बोलो, सही है, इतना समझ आ गया, सही है। अब मुझे बताना शील्डिंग इफेक्ट रिपल्शन किस में ज़्यादा होगा, आप लोग मुझे बताना ज़रा, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट रिपल्शन आपको किस केस में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देखो इस सर ने भी लिख रखा है, देखो ऑर्डर ऑफ साइज, साइज किसका बड़ा बेटा, एस का, पी का, डी का और एफ का। अब मुझे बताओ किस में रिपल्शन ज़्यादा हो रहा होगा, किस में रिपल्शन ज़्यादा हो रहा होगा, छोटे साइज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या बड़े साइज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, छोटे साइज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एस था छोटा से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, पी का साइज तो थोड़ा बड़ा था, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ, डी का तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऐसे एक्सिस पे फैली रहती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ।
तो ये बताओ किस में ज़्यादा रिपल्शन होगा? अरे बोलो एस में। मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट किसकी ज़्यादा होगी? अरे बोलो ना, एस की, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की। बेटा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है, सबसे बड़ा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है। अभी जो हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जब आप लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रहे होगे तो उन दोनों का साइज़ लगभग बराबर हो जा रहा होगा। कारण ऐसा है क्योंकि जब नीचे वाले में जाओगे जहाँ लेंथेनॉइड आते हैं वहाँ 15 का गैप था, अगर आपको याद हो मैंने पिछली क्लास में दिखाया था। तो 15 के 15 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेटा एफ में जा रहे होते हैं। किस में जा रहे होते हैं? एफ। और एफ की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या होती है? बहुत पुअर। क्या होती है? बहुत पुअर। तो मतलब ये रिपल्शन ज़्यादा नहीं करता। अगर रिपल्शन नहीं कर रहा तो मतलब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो इसका साइज जो है थोड़ा क्या हो जाता है? छोटा। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था। अरे डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। बट एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो रिपल्शन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से साइज क्या हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है। भाई आप नीचे अगर जा रहे पीरियड में तो साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, पर यहाँ आपको साइज बराबर मिल रहा होगा। तो इसके पीछे का ये रीज़न होगा शील्डिंग इफेक्ट। अभी पढ़ाएंगे आपको, घबराओ मत। अभी मैम बस आपको एक छोटी मेमोरी सी, एक इमेज सी बता दी है बस कि क्या होता है अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और सेम यही कॉन्सेप्ट होगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। और आपके पेपर में इन दोनों में से एक सवाल आएगा, या तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मतलब श्योर है, श्योर जाके ढूंढ लेना बस वहाँ पे, ठीक। और इसको लिखवा देंगे, इसमें जितना लिखा है, ठीक है। और आपके पास जो एग्जाम आइडिया है उसमें से कुछ पॉइंट आप लोग लिख के लाना, ठीक है। लेंथेनॉइड उसमें क्योंकि अच्छे से लिख रखा है, पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें देख लेंगे कितना एक्सप्लेन कर रखा है, थ्योरेटिकली समझा तो आपको पूरा देंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हम लोग कहाँ थे, कहाँ पे चले गए। हम लोग साइज़ की बात कर रहे थे। तो जब हम लोग साइज़ की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए, अगर शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो मतलब रिपल्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर रिपल्शन बढ़ रहा है तो साइज़ बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोल दो यार, बढ़ेगा। भाई रिपल्शन हो रहा है तो साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज़ घटेगा। अरे सही है ना। चलो अब देखो, यही बात है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको बता चुका हूँ। देखो जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं बेटा, पहले साइज़ क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर साइज़ क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। उसके बाद क्या हो गया? बढ़ गया। मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है क्यों यहाँ से कांस्टेंट क्यों हुआ। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? रिपल्शन। या डी में क्या होना स्टार्ट हो गया था? पेयरिंग। क्या स्टार्ट हो गया? पेयरिंग। और यहाँ जाते जाते मैक्सिमम पेयरिंग हो गया। क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम पेयरिंग। तो यही फंडा था। देख यही लिखा रहता है एनसीईआरटी में, जो मैं तुम्हें बता रहा था बेटा, ये ग्राफ बना रहता है। देख पहले साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। पहले साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? लगभग कांस्टेंट। उसके बाद साइज क्या हो गया? इंक्रीज। तो आप लोग मुझे बता भी सकते हो कि पहले साइज जो है डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है? mn तक। उसके बाद साइज क्या हो रहा है? कांस्टेंट। और कॉपर और जिंक में आपने बताया दोनों में D10 है। क्या है बेटा? D10 मतलब कंप्लीटली फिल्ड। तो मैक्सिमम रिपल्शन, अगर मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो इसका साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ना या घटना? बढ़ना। तो उल्टा बढ़ गया। तो लोग कहते हैं एक्सेप्शन है, पर हमारे लिए एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हमें इसका क्या पता है? कॉन्सेप्ट। क्या पता है बेटा? कॉन्सेप्ट, ठीक। तो एक्सेप्शन है साइज का, तो आप याद रखना। पीरियोडिक टेबल की तरह नहीं है कि मैं बोल दूं कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, और एक बैंगन आलू वाले में एक्सेप्शन है बस, है ना, बोरोन एल्यूमिनियम वाले में कि भाई साइज हो गया खत्म। ऐसा नहीं। यहाँ तो पता है तुम जितने पीरियड्स पढ़ोगे ना, सारे के सारे ही एक्सेप्शन है भाई, कि कोई भी एक प्रॉपर्टी ना नॉर्मल नहीं चल रही होगी। अब बताओ मुझे, अगर साइज डिस्टर्ब हो गया तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन से क्या पढ़ते आते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्फेरिकल एटम होता है 4/3 πr³। अरे यार मैथ्स के स्टूडेंट हो, मेरे से ज़्यादा आता होगा, ये भी नहीं पता क्या? स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 4/3 πr³। तो अगर बता ऐसे हवा में बताओगे तो भैया हमें नहीं आएगा। देख इधर देख, हाँ भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग तो एक तो मास तो हर जगह बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है। वॉल्यूम का फंडा देखो 4/3 πr³, मतलब डेंसिटी आर के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब लेफ़्ट टू राइट पहले साइज डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ मतलब आर क्या हो रहा होगा? कम। गलत है क्या?
अरे साइज़ कम हो रहा होगा मतलब आर क्या हो रहा होगा, कम। अगर आर कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसमें ये वाला जो पूरा का पूरा पॉइंट है, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला ना आर क्या है बेटा, सेम। अरे नहीं, बीच में 3 के लिए कांस्टेंट हुआ था। तो जब आर सेम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे उसके बाद, पर मास तो बढ़ रहा होगा। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब उसके बाद क्या होगा, साइज़ क्या हो जा रहा था, बढ़ना चालू। लास्ट के 2 में साइज़ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर साइज़ बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसका ये ट्रेंड है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है किताबों में। ठीक है, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत जोर का। बेटा देखना एक बार, साइज़ वाली बात आपको समझ आ गई। चलो